एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में यूपी सीपी नेट एंड सफाई पैरामेडिकल कॉलेज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे जो कि एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। ये सारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है। देखो, विकार का मतलब क्या होता है। देखो, बीमारी अलग होती है, विकार एक अलग होता है। ठीक है, बीमारी हम कह सकते हैं कि आप बीमार हो, बट विकार वो होता है जैसे हमारा अगर एक हाथ नहीं है तो हम बीमार तो नहीं हैं, बट वो एक विकार हुआ ना। तो बेटा ध्यान रखना, विकार और बीमारी में डिफरेंट होता है। ठीक है, विकार एंड बीमारी में अलग अलग होता है। विकार को हम बोलते हैं डिसऑर्डर, कि हमें कोई डिसऑर्डर है, और बीमारी को डिसीज बोलते हैं। ठीक है, तो समझ जाना विकार और डिसीज में क्या। तो इसने ये बीमारी नहीं बल्कि एक विकार होता है। तो आनुवांशिक विकार कौन है। अब देखो, बात आती है आनुवांशिक की। तो आनुवांशिक क्या होता है, ये क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। मतलब अगर आपको है तो आपके बच्चे को भी हो जाएगा। तो ये होता है आनुवांशिक, स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रोग है। तो सबसे पहले इसने दे रखा है थैलेसीमिया, एनीमिया, रतौंधी या कैंसर। देखो, कैंसर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कोई घाव हो जाता है। मतलब सपोज दैट आप कहीं गिर जाते हो, फिर 10-15 दिन या ज़्यादा घाव है तो 20 दिन 1 महीने बाद वो आपका घाव भर जाता है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होती है, आपकी जो कोशिका होती है वो वृद्धि करके नॉर्मल हो जाती हैं। कोशिका आपकी क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, मतलब इंक्रीज होती हैं। बट इसमें क्या होती है, इसमें ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, आपकी सेल जितनी नॉर्मल से ज़्यादा सेल्स आपकी क्या हो जाती हैं, अपना साइज इंक्रीज कर लेती हैं। तो उसे क्या बोलोगे, उससे बोलते हैं कैंसर। एंड रतौंधी क्या होती है, रतौंधी ऐसा तो नहीं होता कि आपकी मम्मा को है तो आपको होगा, नहीं होता ना। रतौंधी क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका रासायनिक नेम क्या होता है, इसका जो रासायनिक नेम है, रासायनिक नेम जो इसका रासायनिक नेम है, इसे थायमीन बोलते हैं। ठीक है, थायामीन बोलते हैं। विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम होता है थायामीन होता है। ठीक है, और जो इनीमिया होता है, इनीमिया का मतलब होता है आपके खून में रक्त की कमी। ठीक है, इनीमिया मतलब होता है रक्त की कमी, उससे बोलते हैं इनीमिया। इतना समझ में आया। तो आपका जो आनुवांशिक विकार होता है वो थैलेसीमिया होता है। क्या होता है आपका, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, ये एक ब्लड का विकार है, रक्त विकार है। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है, इसे क्या बोल सकते हैं, ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर है, ब्लड का डिसऑर्डर है, जिसे हम बोल सकते हैं रक्त डिसऑर्डर को बोलते हैं विकार। ठीक है, अब बोलोगे मैम इसमें क्या होता है, इसमें इसमें बेटा क्या होता है, आपका जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन। देखो, अब इसे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, बात एक की है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो आपका ये हीम भाग होता है ये आयरन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, आयरन का। और जो बेटा आपका ग्लोबिन भाग होता है, ग्लोबिन भाग आपका प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो इसमें क्या होता है थैलेसीमिया में, कि जो प्रोटीन की श्रृंखला होती है ये अच्छे से बन नहीं पाती। क्या होती है, अच्छे से नहीं बन पाती, इतना याद रखना, अच्छे से बन नहीं पाती है। तो अगर, अच्छा बताइए, जब ग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन, हीम हीम बेचारा करके क्या करेगा। ठीक है, दोनों को बराबर सपोर्ट होना चाहिए, जितना ग्लोबिन होना चाहिए उतना ही हीम होना चाहिए, तभी अच्छा बन पाएगा। तो जब ग्लोबिन काम नहीं करता तो क्या होता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। क्या नहीं बन पाता, हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक आनुवांशिक विकार है। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। कोई डाउट है इसमें, अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास रिलेटेड या हिंदी ज़्यादा है इंग्लिश, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे से पहले आप कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग से प्राप्त, इसमें डैश डैश है कि मतलब इसमें क्या रखना है, से प्राप्त होने वाले वंशागत गुण सूत्र द्वारा निर्धारित होता है। किसके गुण सूत्र द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारित होता है।
अभी मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किसके लिंग गुणसूत्र के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारित होता है कि वो लड़का होगा या लड़की। पिता के, प्रकृति के, जो प्रकृति मतलब इसे नेचर बोलते हैं, ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता। नेचर, नेचर का मतलब समझते हो, जैसे मौसम वातावरण को बोला जा रहा है, ठीक है। माता पिता दोनों से या फिर माता से, तो आप बहुत ईजी है, तो आप लोग देखो कमेंट में भी अच्छा अच्छा बताइए। तो ये आपके पिता से होता है, किससे होता है, पिता से। अब बोलो मैम पिता से क्यों, देखो ये आपकी माता है, राइट, ये पिता है। तो माता के पास क्या होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, पिता के पास एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं ना। तो अब ये गलती पिता की है। पिता, अगर माँ अपना एक्स दे रही है, पिता भी एक्स दे रहा है, तो ये एक्स एक्स होगा ना। और एक्स एक्स किसको बोलेगा, ये बोलोगे कि मैम ये तो लड़की होगी, होगी लड़की। हाँ, क्योंकि देखो, क्योंकि मादा के पास तो एक्स एक्स है, वो तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो फादर को ही करना है। अगर इसी का एक्स है और ये अपना के वाई देगी, तो क्या मिला, एक्स वाई। तो ये क्या हुआ, ये लड़का हुआ ना, ये क्या हुआ, लड़का हुआ। फिर अब इस एक्स वाली बारी आई, तो ये एक्स और ये एक्स मिलेगा, तो क्या हुआ, लड़की हुई लड़की। एंड आपका ये एक्स एंड ये वाई मिलेगा, तो ये क्या होगा, ये लड़का हुआ। तो आप लोग बेटो देखो, जहाँ जहाँ वाई जा रहा है, जिसका पिता का वाई है उधर लड़का हो रहा है। देखो इधर वाई है और इधर आपका लड़का होगा, और इधर मैंने आपको सिंबल से दिखाया नहीं, जस्ट वेट। तो इधर क्या है, एक्स एक्स मिला, और आपका, एक मिनट, एंड इधर देखिए, इधर आपको एक्स वाई मिला, तभी तो लड़का हुआ। अब आप लोग नोटिस करो कि जहाँ जहाँ फादर का है उधर उधर हमें क्या मिल रहा है। देखो इधर एक्स एक्स है तो लड़की है, क्योंकि इसके पास तो एक्स है, इसके पास तो मजबूरी है ना, ये नहीं दे सकती। बट पिता के पास वाई होता है, इससे पता चल जाता है। अब देखो इधर वाई है तो इधर लड़का हुआ ना, इधर वाई है तो इधर भी लड़का हुआ, राइट। तो ये समझ आया ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस जो ये मैंने ग्राफ बताया ना, इस ग्राफ से ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इस ग्राफ को अच्छे से कर लेना। और अब तो मुझे नहीं लगता कि इस ग्राफ से आपको कुछ डाउट भी होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ माता के पास एक्स एक्स होता है, वो कुछ नहीं कर सकती, जो भी करना होता है वो पिता को करना होता है, एक्स वाई वाला, ठीक है। अगर वो वाई देगा तो लड़का होगा, अगर एक्स देता है तो लड़की होगी। तो सब किस में टोटली डिपेंड करेगा, ये आपके पिता पे, ये जो पिता जनक होगा उसमें डिपेंड करेगा, ठीक है। किस में डिपेंड करेगा, पिता पे। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट, पिता हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट है, किस प्रकार का पुनर्जनन अत्यधिक विविधता ला सकता है। पुनर्जन्म, जन्म का मतलब सुना रे, पुनर्जनन मतलब, पुनर्जनन का मतलब जन्म होना। ऐसा नहीं होता कि मर के मतलब मर गए और मर के दोबारा से जी गए तो इसे पुनर्जन्म बोलेंगे, नहीं। मतलब आपकी सपोज दैट किसी बेबी का जन्म हुआ तो उससे बोलते हैं पुनर्जन्म, ठीक है। तो ये वाली बात है। विविधता का मतलब होता है वेरिएशन, क्या होता है, कलर चेंज करते हैं, इसका मतलब होता है आपका वेरिएशन। क्या मतलब होता है, विविधता का मतलब वेरिएशन। बोलते नहीं आप लोग कम्बिनेशन, मतलब ऐसे कंबाइन करो, कितना वेरिएशन वेरिएशन गा रहे हो, मतलब कितना अलग अलग गा रहे हो। तो इसका मतलब है ऐसा कौन सा जनन है जिसके द्वारा वेरिएशन मतलब अलग अलग विभिन्नताएँ आ सकती हैं। तो इसमें पहला लिखा है बीजांड के द्वारा। देखो बीजांड के द्वारा कैसा, जैसे आप गेहूँ बोते हो, आप जैसा बीज बोगे वैसा पौधा आएगा, तो इसमें तो विविधता नहीं आ जाएगी ना। इसमें कैसे विविधता आ जाएगी, अगर हमें पेड़ अच्छा लगाना है तो हम अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा पेड़ जगेगा। तो ये हुआ बीजांड। पुनर्जनन का मतलब होता है कि आपका जैसे जैसे कई देखा होगा, कई पेड़ होते हैं कि अगर उनकी टहनी लगा दो ज़मीन में तो वो भी जग उगाती है, तो वो हुआ। तो इसमें भी विविधता नहीं मिलेगी। लैंगिक जनन, यस वेरी गुड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन के लिए कौन सा जनन इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे बोला जाए ये बीजांड पुनर्जनन ये सारे कैसे हैं, इसमें लैंगिक जनन नहीं है, इसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। असेक्सुअल, ठीक है, इसे क्या बोलोगे, ये असेक्सुअल है, ठीक है।
ये सारे जितने पेड़ पौधे। तो ये लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें विविधताएं होती है। देखा होगा बहुत सारे वेरिएशन मिलते हैं, और एक वेरिएशन ही देखो ये ज़िंदगी में भी अपनाइए। खुद में जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं होंगे। अगर आप परिवर्तन नहीं कर रहे खुद में, तो थोड़े दिन बाद ऑटोमेटिक आपका वैल्यू और फैमिली वैल्यू या कोई भी हो, सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर जीना है इस समाज में तो समय के साथ वेरिएशन खुद पे लाओ। और ऐसा देखो नेचर भी चाहती है, तभी सेक्सुअल को एक ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, सेक्सुअल को असेक्सुअल की बजाय। तो वेरिएशन बहुत ज़रूरी है वक्त वक्त के साथ। तो आपका लैंगिक सी ऑप्शन इज राइट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीढ़ी एफ में दिखाई देने वाले लक्षण हैं। द सिम्टम ऑफ विजुअल इन जनरेशन एफ। अब बोलोगे ये मैम एफ जनरेशन क्या है, तो मैंने आपको थोड़ा सा मेंडल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया हुआ था। मेंडल, ठीक है, आपके जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किसकी खोज की थी कि ऐसा कौन सा है आनुवांशिकी गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे मतलब ले जाते हैं लक्षण। तो इनकी मेंडल ने खोज की थी, किसमें किया था, मटर के पौधे पे। मैंने बताया ना मटर के पौधे पे। मटर के पौधे पे कितने लक्षण देखे उन्होंने, 7 लक्षण देखे। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दिया था। क्रोमोसोम कितने थे, 7 जोड़े थे, मतलब पेयर में थे। अगर नंबर में बोला जाए तो कितने होंगे, 14 नंबर में होंगे, ठीक है, ये समझाया था। अगर मटर का नाम, वैज्ञानिक नेम क्या है, ये देखो सारे इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएंगे, बेवजह नहीं बता रही हूँ मैं। अगर इसका वैज्ञानिक नेम बोला जाए तो क्या होगा, पाइसम सटाइवम होगा ना, पाइसम, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नेम है। तो इसने मटर के पौधे पे खोज की थी। तो देखो मटर के पौधे में खोज क्या की कि अब उन्हें मतलब ये नहीं समझ में आ रहा था, सारे वैज्ञानिक थे, कि अगर फादर छोटे तो बेटा भी छोटा हो जाता है। तो ये ऐसा कौन सा लक्षण है जो ऐसा कर देता है, मतलब अगर पापा गोरे हैं तो बेटा बेटी भी गोरा हो जाता है, या माँ गोरी है। तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो मतलब इनमें होते हैं, ऐसा कौन सा लक्षण होता है जो ऐसे पीढ़ी टू पीढ़ी ट्रांसफ़र कर देता है, उन्हें ये नहीं पता था। तो उन्होंने मटर के पौधे पे किया था। तो मटर के पौधे में उन्होंने क्या किया था कि एक बहुत लंबा पौधा लिया था, ठीक है, लंबा, और एक बौना पौधा लिया। क्या लिया, बौना। तो अब मैंने बोला था जो लंबा पौधा होगा उससे कैसे करोगे, लंबा पौधों को बोलते हैं टाल, टाल में लंबा होता है, और बौना को बोलते हैं ड्रॉप, ठीक है। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, और सीखने से ही आता है। अगर बोलोगे मुझे नहीं आता तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ड्रॉप। तो इसे बोलोगे टी टी, टी कैपिटल टी लंबा होता है, और स्मॉल टी छोटा होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच मतलब ऐसे क्रॉस कराया गया, ठीक है। इन दोनों के बीच क्रॉस कराने के बाद क्या मिला हमें, इसका टी, तो हमें क्या मिला, एक टी स्मॉल टी। फिर मुझे दूसरा क्या मिला, एक टी दूसरा टी। तो हमें ये क्या मिला, ये हमारा F1 जनरेशन थी। क्या थी, F1 जनरेशन, ठीक है, ये थी F1। याद रखना बेटू, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलोगे, F1 जनरेशन बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, F1 जनरेशन बोलोगे। और जो हमें ये मिलता है, ये अब इसका हम क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे, मतलब सेल्फिंग कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे, इसका हम सेल्फिंग कराएंगे। तो अब ये क्या हुई, ये तो F1 जनरेशन हुई, ये क्या हुई, ये आपकी F2 जनरेशन है। तो याद रखना F2 जनरेशन का हम क्या कराएंगे, स्वपरागण करते हैं। मतलब अब कुछ नहीं करेंगे, अब कोई दूसरी प्रजाति नहीं लेंगे, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे। किसके बीच में क्रॉस कराएंगे आपका, तो अब इनके बीच ही क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो वो होगा F2। तो F1 में पता चला, तो ये बहुत लंबा था, ये बहुत छोटा था। तो अब हमें कैसा मिला, ये टी, जहाँ जहाँ टी होगा वो प्रभावी होगा। तो ये मुझे क्या मिला, लंबा मिला, क्योंकि मैम बड़ी टी है। ये कैसा मिला मैम, ये भी लंबा मिला, दोनों लंबा मिला ना। और जो अगर कोई चीज़ अगर ज़्यादा मिलती तो वो क्या होती है, वो प्रभावी होती है ना। तो अब मुझे दोनों चीज़ लंबे मिले, तो ये क्या हुआ, ये प्रभावी हुआ ना। देखो प्रभावी मतलब समझ रहे हो, जैसे सपोज दैट मानो कि
आप 15 लोग हो, आप 15 लोगों को मैं बायोलॉजी समझा रही हूँ, जिसमें से 10 लोगों को समझ आ जाता है, 5 लोगों को नहीं समझ में आता, तो मैं प्रभावी हो गई ना आपके ऊपर, तभी तो समझ आया ना, हमने अच्छा समझाया तो आपको समझ में आ गया, तो प्रभावी कौन हुआ? मैं प्रभावी हुई ना। तो वही बात होती है कि इसमें से जो लंबा है, लंबा प्रभावी है, ठीक है। अब बोलोगे मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने इसे लंबा बोल दिया, इसे नहीं बोला? क्योंकि टी, जो कैपिटल टी होता है वो प्रभावी होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो इसमें F1 जनरेशन में हमें कैसा मिला था? ये हमें मिला था ना, तो मिश्रित थे? नहीं, मिश्रित तो नहीं थे, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा छोटा नहीं मिला ना हमें, तो मिश्रित नहीं होगा। प्रबलता थी, यस वो बहुत प्रबल थे, प्रबल और परिसारी थे, ये नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा। प्रतिसारी भी नहीं, तो वो क्या थे? प्रबल थे, क्योंकि हमें क्या दोनों लंबे लंबे मिले थे, राइट। और F2 जनरेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। F2 जनरेशन में क्या करते हैं? स्वपरागण, मतलब स्वयं ही क्रॉस करा देते हैं। पहले क्या करते हैं? अलग अलग क्रॉस कराते हैं, पहले लंबे पे क्रॉस कराएंगे, फिर बौने पे, मतलब कैपिटल टी में और स्मॉल टी में क्रॉस कराएंगे। ये क्रॉस वाला समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आया भी है। तो ये पूरा जेनेटिक ही इम्पोर्टेंट है, कई क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये लंबा है तो लंबे की बात की तो इसमें दो कैपिटल टी होंगे, कैपिटल बौने के साथ, दो के साथ क्रॉस कराया गया, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल, स्मॉल टी, तो हमें क्या मिला? एक कैपिटल दूसरा स्मॉल। अब बोलोगे मैम ये कैसे मिला, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल? तो इसको मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो हमें क्या मिला, एक कैपिटल, दो लंबे लंबे और दो बौने बौने मिले। अब इनके साथ क्रॉस कराइए, ये कराओगे ना, ऐसे बनाओगे, ऐसे इधर टी लिया, इधर टी लिया, इधर स्मॉल टी लिया, इधर स्मॉल टी लिया। क्या करना है? इसका इसके साथ कराओ, इसका इसके साथ कराओ। तो जब इसका इसके साथ कराओगे तो इसका स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी मिल गया। अब इसका इसके साथ कराओ तो इसका स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी मिल गया। इतना समझ आया आपको? ओके। नेक्स्ट देखिए, अब इसका इसके साथ कराइए, इसका इसके साथ कराइए, तो इसका स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी मिल गया। अब इसका इसके साथ कराइए, इसका स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी। अच्छा ये बताइए आप लोगों को समझ आया नहीं कि मैंने कैसे कराया? ये समझ आया ना? इससे बोलोगे F1, क्या बोलोगे? F1। फिर आपको अब ये क्या मिल रहा है? स्मॉल टी कैपिटल टी मिल रहा है, तो इससे क्या बोलोगे? इससे बोलोगे F2। क्या बोलोगे? F2 जनरेशन। जैसे बोलते हो ना कि मेरे जो पापा की जनरेशन थी वो कम पढ़ी लिखी, बट मेरी जनरेशन ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मतलब एक पीढ़ी खत्म हो गई। अब इसकी तो एक पीढ़ी खत्म हो गई, अब इनकी बच्चों वाली पीढ़ी है। ये क्या थे? ये इनकी मम्मी पापा की पीढ़ी थी, ठीक है, माँ पापा की पीढ़ी थी। तो इस माँ पापा की पीढ़ी को क्या बोला गया? F1 बोला गया। अब ये इनके बच्चों की पीढ़ी है, तो इसे क्या बोलोगे? F2 जनरेशन बोलोगे, ठीक है। ये कलर बहुत ज़्यादा आँख में चुभ रहा है, तो ये वाइट करते हैं। जो आपके ये बच्चों की जनरेशन को क्या बोलोगे? F2। माँ पापा की जनरेशन को क्या बोलोगे? F1 जनरेशन बोलोगे। इतना समझ में आया? अब देखो प्रभावी वाला क्या होता है, अगर इतना जान लो, जो ये TT होता है ये होता है लंबा, और स्मॉल टी होता है आपका बौना, मतलब छोटा। अगर आपको ये टी ऐसा मिल जाए तो ये क्या होगा? ये आपका लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी होगा। अगर आपका ये मिल जाए, ये अभी आपको नेक्स्ट में काम आएगा, सॉरी। अगर आपको कैपिटल मिल जाए तो क्या होगा? तो भी मैम ये लंबा होगा, ठीक है। अगर आपको स्मॉल टी मिल जाए तो ये बौना होगा। अब तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें कैसे क्या होगा? तो इतना समझ आ गया होगा, और इसका प्रबलता वाला आंसर भी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपका, ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया। किसने जो वंशानुक्रम, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे स्थानांतरित होते हैं, किसने किया? बहुत ईजी है, देखो 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, अभी मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो कौन सा होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल होंगे। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका फुल नेम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चार्ल्स डार्विन नहीं होंगे। चार्ल्स डार्विन ने परिवर्तन को बताया कि कैसे परिवर्तन होता है, वो चार्ल्स डार्विन ने बताया था। स्टर्ने मिलर जो थे, उन्होंने आपका वो बताया था कि उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब संसार की। और रोडाल्ड रे का पता नहीं, तो ठीक है।
मतलब इतना आप इम्पॉर्टेंट याद रखिए, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है, कि ये क्या है। तो अगर आप याद भी करना चाहो तो जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने क्या बताया था कि जो एक हिरन, मतलब वो जिराफ था, उसकी गर्दन कैसे ऊंची हुई। तो उन्होंने बोला कि पहले मतलब घास खत्म हो गई तो जिराफ अपना ऐसे वो खाने लगा, पत्तियां पेड़ की। तो वो ऐसे ऐसे गर्दन ऊंची करता गया तो उसकी गर्दन ऊंची हो गई। तो मतलब ऐसे उन्होंने परिवर्तन के लिए बोला। और जो स्टर्ने मिलर थे, इन्होंने बताया कि इस धरती में सबसे पहले जन्म कैसे हुआ, कोई एक बैक्टीरिया, वायरस या कोई उनका जन्म कैसे हुआ, वो स्टर्ने मिलर ने बताया। ठीक है, ज़्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी ये गेगा जॉन मेंडल, ये याद कर लीजिए, ये ऐसा नॉलेज के लिए बता दिया। आ भी सकता है तो आप राइट कर देना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसकी से प्राप्त होता है। जो उसका एक्स क्रोमोसोम होता है वो मनुष्य जाति में किससे प्रदान होता है। अब बोलोगे मैम एक्स एक्स फीमेल में होता है, ठीक है, फीमेल मतलब महिला में होता है। और जो आपका एक्स वाई होता है ये पुरुष में होता है। तो आपसे इसने क्या पूछा है कि एक्स क्रोमोसोम किससे मिलता है। अब बोलोगे मैम एक्स क्रोमोसोम तो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी, तो आपको किससे, दोनों से मिलेगा। किससे मिलेगा, दोनों से मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो दोनों वाले कौन सा ऑप्शन है, या तो माता से या तो पिता से, ये तो गलत है ना, एक्स तो दोनों में होता। अगर आपसे वाई पूछता तो ठीक है, क्या पूछता आपसे, अगर आपसे पूछता कि वाई किसमें मिलता है तो आप वाई किसमें मिलता है, वो तो पिता से ही मिलता है, मदर के पास तो होता नहीं। बट एक्सेस तो दोनों के पास होता है, माता के पास नहीं, माता के पास एक्स एक्स होता है, पिता पर भी, पिता पे एक्स वाई, तो ये नहीं, दोनों हो जाएंगे, माता पिता दोनों के द्वारा, क्योंकि माता को एक्स एक्स होता है और पिता को एक्स वाई, तो दोनों में वाई कॉमन है ना। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। क्लियर ना। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्रों का वाहक होता है। जो मानव होते हैं उसमें जो नर युग्मक होते हैं वो निम्न में से कौन से गुणसूत्र वाहक होते हैं। अब देखो नर, नर मादा समझते हो ना, मादा को फीमेल बोलते हैं, जो मादा होती है वो फीमेल होती है, और जो नर होते हैं, नर आपके मेल होते हैं। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। इन ह्यूमंस द मेल गैमिट इज कैरियर ऑफ विच इज द फॉलोइंग क्रोमोसोम। जो युग्मक होते हैं, युग्मक मतलब गैमिट्स, गैमिट्स क्या होते हैं कि ये गैमिट्स होते हैं, गैमिट्स में कौन कैरियर है, आपका जो क्रोमोसोम ले जाता है फीमेल में। अच्छा बोलोगे कि ये फीमेल है तो कैसे बताओगे, क्या बोलोगे, तो बोलोगे मैम एक्स एक्स तो दोनों में कॉमन है, तो एक्स से तो नहीं पता चलेगा ना, तो क्या देखोगे, वाई देखोगे ना। तो वाई देखोगे, केवल एक्स गुणसूत्र नहीं होगा, केवल वाई गुणसूत्र, यस केवल वाई गुणसूत्र से हमें नर का पता चलेगा, एक्स वाई से नहीं पता चलेगा ना। एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र से, कह रहा मानव वाहक में निम्न में से कौन सा गुणसूत्र वाहक होता है, तो नर के लिए तो वाई होगा, या तो एक्स या तो वाई, नहीं हो सकता ना एक्स वाई। ठीक है, तो सॉरी इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, एक्स वाई दोनों होंगे, एक्स एंड वाई नहीं, सॉरी इसने वाहक पूछ रखा है तो आपका बी ही ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा। एंड नेक्स्ट आपका है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिकी नहीं होता है। देखो अब सबसे पहली बात, उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन, देखो जो उत्परिवर्तन होता है ये कहाँ होता है, ये आपके सडन चेंज होता है, सडन, सडन मतलब अचानक चेंज इन डीएनए, डीएनए पता है ना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसी एक छोटे से पार्ट में चेंज हो जाता है। देखो मैंने बताया था ना डीएनए कैसे होता है, ऐसे होता है ना, एक मिनट, ऐसे डीएनए होता है ना, ऐसे ऐसे खंड बटे होते हैं। मैंने बताया था इन खंडों का एक का काम है कि आँख का कलर कैसे देना है, माँ का देना है या पापा का, बाल के कलर कैसे देने हैं, लंबाई कैसे देनी है, तो ये अलग अलग अपने काम करते हैं। इन अलग अलग काम को क्या बोलते हैं, डीएनए के खंड को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं ना डीएनए के खंडों को, जीन।
तो अगर इसी डीएनए के खंडों में कोई परिवर्तन हो जाता है, उसे बोलते हैं उत्परिवर्तन, म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, देखा होगा बहुत सारे लोगों की आंखें नीली होती हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों की तो काली होती है ना, और भूरी तो हो जाती हैं, मतलब 70% तक, सॉरी 27% तक मिल जाती, बट बहुत ही मैक्सिमम लोगों को देखा होगा बहुत क्यूट लगती, नीली आंखें होती। तो वो क्या है, वो एक म्यूटेशन है। क्या है, उत्परिवर्तन। उनके डीएनए में कोई परिवर्तन हो जाता है, सडनली अचानक चेंज हो जाता है उनके डीएनए में, तो वो क्या होता है, वो एक उत्परिवर्तन। विलोपन तो इसमें से क्या नहीं है म्यूटेशन, तो वो आपका देहिक है, ठीक है। देहिक नहीं है, तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना म्यूटेशन क्या होता है। नेक्स्ट है आपका, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो मनुष्यों में दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होंगे। दैहिक का मतलब होता है नॉर्मल, कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ। म्यूटेशन में क्या होता है कि आपके गुणसूत्र कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, आपके डीएनए स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हो सकता है, आपका फिनोटाइप चेंज हो सकता है। देखो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है, राइट। क्या होता है, उत्परिवर्तन। तो जो आपका उत्परिवर्तन होता है वो आपका जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों हो सकता है। आप बोलोगे मैम जीनोटाइप क्या होता है, मैंने बताया ना, जीनोटाइप नहीं देख सकते ना वो कैसा है, बट हम फिनोटाइप से बोल देते हैं ना, वाओ ब्यूटीफुल कितना हैंडसम है, तो कैसे बोलते हैं फिनोटाइप, क्योंकि हम फिनोटाइप देख सकते हैं आँख से, वाओ उसकी ब्लू आँखें हैं, वाओ उसकी ब्लैक आँखें, उसके मतलब ब्राउन बाल हैं, ऐसे कैसे बताते हो, वो फिनोटाइप हम देख सकते हैं, ऐसे आँखों से देख लेते हो ना, वो फिनोटाइप है। जीनोटाइप उसके अंदर का वो नेचर होता है, बोलते हैं उसके अंदर तो घुस के नहीं देख के आए थे ना, उसका नेचर कैसा है, ऐसे बात करते हो ना, तो मतलब वो आप जीनोटाइप देख के नहीं आए हो। क्या बोलोगे आज से बोलोगे हम उसका जीनोटाइप नहीं पता बट फिनोटाइप पता है। तो जीन से याद रखना, जीनोटाइप फिनोटाइप। तो कह रहा है उसके कौन से गुणसूत्र में कमी होती है, उसके लिए जब कोई परिवर्तन ही नहीं है, दैहिक का मतलब होता है कि नॉर्मल, जब है ही नहीं तो वो कितने होंगे, 46 ही होंगे, जितने ही उतने ही रहेंगे, 46। समझ आया ना। नेक्स्ट है, वह गुण वह गुण जो एफ पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, वो कौन सा है। अभी मैंने बोला कौन सा जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो आपका प्रबल होता है ना, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है आपका, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब मेंडल लॉ अप्लाई ओनली व्हेन, कब लागू होते हैं, तो पेरेंट कॉन्टामिनेटेड नहीं, करेक्टर रिसेसिव नहीं, करेक्टर लिंक किए जाते नहीं, माता पिता शुद्ध प्योर जनक के हो, ये ऑप्शन इज राइट। तो बोलोगे मैम ये कैसे, देखो मैंने अभी बताया ना, शुद्ध थे ना, या तो वो पूरे लंबे थे, क्या थे, लंबे थे, मतलब उन्होंने क्या लिया था, मतलब उन्होंने टीटी लिया था, पूरे लंबे लिए थे, एंड पूरे तरह से बौने, मतलब ड्रॉप छोटे लिए थे, बौने लिए थे, मतलब स्मार्टी स्मार्टी लिए थे, ऐसा लिया था ना। किस में लिया था, ये मैम लिया था F1 जनरेशन में। तो इसमें इनके जनक कैसे हैं, बिल्कुल शुद्ध है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं है, देखो शुद्ध जनक है उसके, कैसे हैं, शुद्ध जनक। शुद्ध जनक का मतलब क्या होता है, माँ पा, सॉरी सारा ही कट हो गया, लो फिर से लिखना पड़ेगा, कोई नहीं। स्मार्ट कैपिटल टी था, ये कैसे थे, ये लंबे थे, एंड क्रॉस कराया गया था आपका बौना के साथ, ड्रॉप जो बौने थे, पूरा स्मार्टी स्मार्टी था। तो अब देखिए इसमें कोई चेंज है, तो बोलोगे मैम, देखो चेंज किसे बोलते हो, या तो वो बिल्कुल छोटे हो तो उसे छोटा बोल दोगे, या भाई बहुत लंबे उन्हें बड़ा बोल दोगे। अब बीच वाला मीडियम है, तो मीडियम वाले को तो हम क्या ही बोलते हैं, तो बोल देते हैं मीडियम है, तो वो शुद्ध नहीं रहा ना, ना तो वो छोटे में रहा ना तो बड़े में रहा, हुआ ना। देखो एक लोग हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी, उन्हें बोल दोगे छोटा है, एक हाइट जिनकी बहुत बड़ी उनको बोल दोगे बड़ा है, और एक जो बीच में ना तो वो छोटा रहा ना तो बड़ा रहा, तो वो क्या है, वो शुद्ध नहीं है। पर ये दोनों क्या है, ये शुद्ध जनक है। कैसे इन्होंने लिया, शुद्ध जनक लिया। कैसे जनक लिए थे, शुद्ध, या तो वो पूरी तरह से छोटे थे, मतलब पूरी तरह से लंबे थे, बहुत लंबे थे, या पूरी तरह से छोटे थे, कैसे थे, शुद्ध जनक। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो समझ आ गया हो ना कि F1 जनरेशन में उन्होंने शुद्ध जनक लिए थे, और उन्हें प्रभावी कैसा था, जो जो उनके बच्चे थे वो प्रभावी मिले थे, कैसे मिले थे, प्रभावी मिले थे। इन्होंने सब किस में किया था, ये सब मटर के पौधे पे कर रहे, सॉरी मटर के पौधे, तो क्या थे, माता पिता शुद्ध थे,
शुद्ध से समझ में आया? शुद्ध का मतलब वो नहीं कि रोज सुबह नहा नहा धो के पूजा पाठ करते थे, रामायण पढ़ते थे सुबह शाम, ये वाला शुद्ध नहीं होता। ठीक है, शुद्ध समझ आया ना, लंबा छोटा वाला। एंड आपका नेक्स्ट है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? देखो अब फिर जीन किस में होगा? अब बोलोगे मैम जीन किस में होता है? जीन तो मैम डीएनए में होता है, राइट? डीएनए में होता है ना। तो मैम प्रजनन तो होगा नहीं, प्रोटीन भी नहीं होगा, हार्मोन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरे पास एक बचा नाइट्रोजन के क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। अब बोलोगे ये मैम नाइट्रोजन कहाँ से आ गए? आप बेटा जब डीएनए पढ़ोगे तो डीएनए में उसके जो नाइट्रोजन हुई होते हैं, जो नाइट्रोजन होते हैं, उनके छोटे छोटे एक ऐसे अनुक्रम बने होते हैं। जैसे ये होते हैं, ए होता है, सी डबल बॉन्ड जी के साथ, जी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। ये क्या है? ये नाइट्रोजन के मतलब क्षार होते हैं जो ऐसे लगे होते हैं। इन्हें क्या बोले? नाइट्रोजन के क्षार। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि जीन कहाँ होता है? डीएनए में होता है। जीन क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है। बहुत सारे जीन होते हैं, अपना अपना काम करते हैं। अब मेरा काम क्या है? पढ़ाना। आपका काम क्या है? पढ़ना। सपोज दैट, और जैसे आपके बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, उनका क्या काम है? वो उनका देखना है। अगर आपका वाइस प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे चेक करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। ऐसे सबका काम अलग अलग होता है ना। जैसे जीन भी है, कोई आँख का काम कर रहा है, तो कोई मतलब उसकी बिहेवियर एक्टिविटी का कर रहा है, तो कोई बालों का काम कर रहा है ना। तो ये सारा जीन का काम होता है, और ये सारे आपके ऐसे बना होता है आपका डीएनए, लाइक दिस। ऐसे सॉरी, बनता भी नहीं है डीएनए। हाँ, ये रहा। तो इधर आपका ए होगा, तो इधर आपका टी होगा, इधर आपका सी होगा, तो इधर आपका जी होगा। तो ऐसे मतलब ऐसे खंड खंड में ये ऐसे नाइट्रोजन के क्षार लगे हैं ना, ये देखो लगे हैं ना, ऐसे खंड खंड लगे होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन के क्षार होते हैं, ऐसे मतलब एक सीढ़ी नुमा होती है। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है आपका, डाई हाइब्रिड क्रॉस विपर्सी लक्षणों के जोड़ी पाए जाने से विपर्सी लक्षणों में उत्पन्न जोड़ा स्वतंत्र बिहेवियर करते हैं। तो जोड़े में स्वतंत्र वर्गीकरण करते हैं। देखिए कह रहा है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड का मतलब, डाई का मतलब दो, हाइब्रिड का मतलब संकरण, मतलब दो दो संकरण लिए जा रहे हैं। दो संकरण का मतलब समझ रहे हो? आपको ये लिया जाएगा TTRR। TT का मतलब होता है लंबा। एक संकरण क्या हुआ? आपका एक लंबा हुआ ना, दूसरा क्या हुआ? RR गोल हुआ। क्या हुआ? गोल। तो कितने संकरण लिए गए? दो संकरण लिए गए। तो कह रहा है एक स्वतंत्र प्रभावी वर्गीकरण करता है। कितने करता है? एक का, तीन का, दो का या आठ का? तो आपका दो का करता है। और सेम इसका क्रॉस कराएंगे छोटे से टी से और छोटे से आर से। मतलब टीटी का मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है? बौना। क्या होगा? बौना। और आर का मतलब क्या होगा? गोल, एक झुर्रीदार होता है। ठीक है, झुर्रीदार मतलब रिंकल्ड, झुर्रीदार। तो सी ऑप्शन इज राइट। समझ आया? तो ठीक है। एंड नेक्स्ट है, देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए, मैं टीटी का अगर आपका ये आर बोला जाए तो ये कैसा होगा? गोल होगा। कैसा होगा? गोल। अगर आपसे ये आ जाए तो ये भी कैसा होगा? गोल होगा, क्योंकि कैपिटल आर प्रभावी होता है। अगर ये आ जाए तब इसे बोलोगे झुर्रीदार। क्या बोलोगे? झुर्रीदार, मतलब रिंकल्ड, झुर्रीदार। इतना समझ आया? तो देखो मैंने बोला जो F2 था, F1 पीढ़ी के पौधे F2 के वंशज किसके, मतलब डैश डैश किसके द्वारा होते हैं? स्वपरागण मैंने बोला था ना, ए ऑप्शन इज राइट। क्या होता है? सेल्फिंग के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? सेल्फिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सेल्फिंग। तो उसके द्वारा होते हैं। ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका, आनुवांशिकी गुणों के वाहक हैं। जो आनुवांशिक गुण होते हैं, जो क्या होता है मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे कौन ले जाता है? वो डीएनए ही ले जाते हैं ना। मैंने कितनी बार बोला। तो डीएनए आनुवांशिक गुण के वाहक हैं। तो क्या होगा? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो अब थोड़ा सा स्पेस में जगह है, मैं एक्सप्लेन करती F2 जनरेशन। मैंने आपको F1 जनरेशन समझाया था ना। F2 जनरेशन में हमें देखो,
क्या हुआ था, पहले एक F1 जनरेशन थी, समझ लो ये एक पौधे की F1 जनरेशन थी। F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, ये हमने लंबे शुद्ध जनक लिए थे ना, स्मार्टी स्मार्टी, तो इनका क्रॉस कराया तो क्या मिला था, स्मार्टी। और फिर हमें क्या मिला था, ये यही मिला था ना हमें, ये मिले थे ना हमें, यही मिला था या नहीं मिला था। तो ये क्या था, ये आपका F1 जनरेशन था, राइट। तो ये हुआ F1 जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, सेकेंड जनरेशन जो बच्चे होंगे तो बच्चे ही सेकेंड जनरेशन के होंगे, तो सेकेंड जनरेशन में हम सेकेंड जनरेशन का ऐसे क्रॉस करा देंगे, तो ये क्या होगा, ये सेकेंड जनरेशन होगी। इतना समझ में आया ना। तो सेकेंड जनरेशन हमें, अब सेकेंड जनरेशन के बच्चे कैसे होंगे, वो हम स्वपरागण कराएंगे। क्या कराएंगे, स्व, आप लोग लिख लेना, हिंदी मेरे से नहीं लिखी जाएगी। स्व ऐसे से लिखा जाता है, परागण मतलब सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है, स्वपरागण कराएंगे। इतना समझ में आया। तो अब आता है डाई हाइब्रिड की, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि डाई हाइब्रिड खातिर आपका आ जाता है कि आप डाई हाइब्रिड में कराओ। डाई हाइब्रिड मतलब दो लो, दो दो लेने का मतलब क्या है कि आप लो आर आर और स्मॉल, मतलब दो चीज़ें लो। तो हमने टी टी आर आर इसका क्रॉस कराया मैंने, स्मॉल टी स्मॉल आर, मतलब क्या होगा आपका, बौना एंड झुर्रीदार होगा, एंड ये आपका होगा लंबा एंड गोल, राइट। तो अब जब इनका हम कराएंगे तो क्या मिलेगा मैम, इसका हमें स्मॉल कैपिटल टी मिलेगा, इसका स्मॉल टी मिलेगा मैम, इसका कैपिटल आर मिलेगा, इसमें मुझे छोटा सा आर मिलेगा, ये मिलेगा हमें। हाँ मैम। तो अब इसका मैं खुद से ही करा दोगे, खुद से इसका सेल्फिंग करा देंगे, तो खुद से कराएंगे तो हमें क्या क्या मिला था, ये मिला था। तो अब यही यही लिखना है, ठीक है। हम एक बनाते हैं बॉक्स, इतना, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं इरेजर से, इसके 1 मिनट रुकना, साफ हो जा, हो गई, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम करते हैं, तो एक मैं एरो इधर को करती हूँ, नहीं इसको मैं हटाती हूँ। देखना थोड़ा सा इसे बना लेने दीजिए, जितना क्लीन होगा उतना ही समझ आएगा। तो ये हुआ, हमें 4 चाहिए, तो अब मैं वाइट लेती हूँ एरो एंड थोड़े से, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गए, ठीक है, ये 4 हो गए। तो अब इधर को एरो लेते हैं, तो ये चलेगा आपका रेड एरो, इधर वाले 2 3, इसमें भी आपको 4 चाहिए, ये आपके हो गए 4, ठीक है। अब समझना वाइट से ही चलेगा। तो अब देखो मुझे मुझे क्या मिला था, आप बोलोगे मैम मुझे टी और स्मॉल टी और आर स्मॉल आर मिला था, ये मिला था, यस मैम। तो अब देखिए, तो इधर हम लिखते हैं, हमें मिला था एक टी मिला था, एक तो दिखेगा भी नहीं उधर, ओ सारा चला गया, सॉरी, चलो हम खुद से ही कर रहे हैं, इधर दिखता नहीं, क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। तो इधर कर रहे हैं, देख रहे हो कितना सारा हौज पौज हो रहा है बनाने में। ये ठीक है, और ये मैं खुद से अपनी लाइन अपने हाथ से ड्रॉ कर लूँगी अब। 1 2 4, ये ड्रॉ हो गई, ठीक है। एंड 1 2
3 4। मैं इसको ले जाती हूँ इतने ऊपर, ठीक है। अब मुझे चाहिए वाइट। अब देखिए हमें क्या मिला था, हमें मैम मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मिला था। यस मैम, तो अब सेम हम यही लिखूंगी। मुझे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, मिला मुझे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, सॉरी हाँ मुझे क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल, ऐसा ऐसा मुझे मिला था ना। तो अब मैं कैपिटल टी कैपिटल आर लूँगी एक ग्रुप में। यस मैम ले लीजिए। फिर दूसरे ग्रुप पे क्या लूँगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर लूँगी। हाँ फिर तीसरे में अब टी का काम खत्म, कैपिटल टी वाला काम खत्म, ठीक है। कहाँ मैं नोट कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाना। देखिए मुझे ये मिला था, अब इसी के साथ खेलना है। तो मैं पहला ग्रुप बनाऊंगी कैपिटल टी आर का, लंबा गोल, तो इधर लंबा और गोल हो गया। अब दूसरा लंबा और ये छोटा आर हो जाएगा, मतलब कैपिटल टी छोटा आर हो गया। अब आर की बारी आई तो कैपिटल आर लूँगी, लोगे ना कैपिटल आर, सॉरी अब स्मॉल टी की बारी आई, कैपिटल टी की बारी होगी, स्मॉल टी तो कैपिटल आर लोगे, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर लोगे। इतना समझ आया। सेम सेम जो यही लिखा है सेम यही लिखो, ये रटना नहीं, इससे मैंने लिखा है, ठीक है, समझ आ जाएगा। इसे घर पे ट्राई करना, आ जाएगा, एक बार नहीं 2 बार ट्राई करना, हो जाएगा। तो अब इसका इसके साथ कराओ, तो ये आर ये टी 2 टी, ये आर 2 आर हो गए 2 टी। इतना समझ आया। एंड नीचे वाला ये टी ऊपर वाला टी, ये आर ये छोटा आर। अब इसकी बारी इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। अब इसकी बारी इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये समझ आया ना। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से, अब देखो अब मैं इसका इसके साथ कराऊंगी, फिर इसका इसके साथ, तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो पर करते हैं, बनाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई नहीं। तो ये टी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये टी ये आर। तो अब इसके साथ इसका कराएंगे तीसरे नंबर का, कैपिटल टी आर आर कैपिटल स्मॉल टी आर आर टी आर आर टी आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो समझ आ रहा है ना, आप बोलना मैम अपने मन से लिख रही हो, नहीं अब तो समझ आ गया होगा ना। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, खुद से पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, खुद से खाओगे नहीं तो नहीं कुछ होगा। तो पढ़ाई की तो बात ही छोड़ो। इतना समझ आया जो ये मैंने बताया ग्रुप वाला। तो अब देखो ये क्या था, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस था। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हमने इसमें देखो दो दो गुण लिए। कौन कौन से गुण लिए हैं, 2 गुण। तो एक गुण था मैम आपका ये टीटी, मतलब गोल लंबा, एक मतलब बौना और झुर्रीदार, मैंने 2 ग्रुप लिए। तो अब बताओ ये टीटी कौन सा हुआ, ये मैम गोल वाला हुआ, गोल और लंबा, ये भी गोल लंबा है। ये भी मैम स्मॉल टी कैपिटल गोल लंबा है, ये भी गोल लंबा है। अब मेरे साथ बताना, ये भी गोल लंबा है, ये नहीं है, ये मैम गोल लंबा है, किसी में 2 2 आ रहे हैं ना, तो ये मैम झुर्रीदार हुआ, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा मैम गोल और लंबा। ये मैम नहीं होगा, इसमें 2 2 आ रहे हैं। ये हाँ मैम ये भी हो जाएगा गोल और लंबा, मैम ये भी हो जाएगा गोल लंबा। ये नहीं होगा मैम, इसमें 2 2 टी है, स्मॉल टी इसमें स्मॉल टी है। और मैम एक ये हो जाएगा गोल लंबा, ठीक है। कितने गोल लंबे हुए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए 9 हो गए, और 9 रेशियो। अब मुझे कैसे, अब कौन से करने हैं, अब मैम गोल लंबा हो गए, अब मैम लंबे झुर्रीदार करती है, ठीक है। लंबे झुर्रीदार को मैं करूँगी ब्लू से। तो मैम ये लंबा है और झुर्रीदार है ना। यस मैम। और देखो कौन सा लंबा झुर्रीदार है,
और मैम लंबा, एक ये मैम लंबा है और झुर्रीदार है। और देखिए एक मैम ये लंबा और झुर्रीदार है, और तो कोई नहीं। तो हमें 3:3 मिला। अब देखो, अब मैं कलर का पेन चेंज करती हूँ एंड मैं लेती हूँ येलो। अब देखिए इतने हो गए ना लंबे। अब देखो छोटे गोल मतलब बौना गोल कौन है? ये मैम बौना पूरा गोल है ना, कैपिटल टी छोटा हो गया और ये पूरा गोल है। ये भी मैम बौना है, गोल है ना, बौना गोल है ना। और ये भी क्या है आपका, बौना गोल है, ठीक है, बौना भी है, गोल है। तो ये भी हमें मैम 3:3 मिला। एंड एक लास्ट बचा, उसे ग्रीन से करती हूँ। इसमें देखो हमें बौना भी है और झुर्रीदार भी है, वो मुझे कितना मिला, तो इसका रेशियो कितना मिला, 9:3:3:3:1। वेरी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा इस डायग्राम के थ्रू। तो आया ना समझ में? जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को प्लीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो इसे इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और मैं इसे भी तो कट कर रही हूँ फिलहाल। बहुत अच्छा बन गया और बहुत क्लियर भी हुआ है। तो कितना रेशियो मिला, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये हमें मिला 9:3:3:1। ठीक है, तो कट करते हैं। नेक्स्ट है सजीव वस्तुओं के लक्षणों के आनुवंशिकता के सिद्धांत। जहाँ भी आनुवंशिकता आ जाए, किसने सिद्धांत दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ऐसे मतलब, तो ये आप खुद ही कर सकते हो, तो इसका आंसर आप खुद ही बताना 16 का। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का 556 गोले हरे हैं, सुकड़े पीले, बीज के डाई हाइब्रिड क्रॉस में 556, तो कितने? अब ये याद कीजिए, देखो मैंने आपको 9:3:3:1 किया, बिल्कुल उसी में सेम करना है। अब देखो, अब आपके पास कह रहा है 556 गोले कैसे हैं, गोल हैं, आर है और आपके हरे हैं, ठीक है। और आपको कह रहा है पीले, और इसमें से ये है और ये आपके पीले और सिकुड़े हुए हैं, ठीक है। और आपको कितना है, तो उसमें क्रॉस कराना है। आपको 556 दे रखी, तो आपको पीले गोल कितने मिलेंगे, पीले गोल, बीज गोल और पीले कितने मिलेंगे, ये आप मुझे बताना रेशियो के अकॉर्डिंग। ये होमवर्क है, अगर आपको नेक्स्ट नहीं समझ आता तो मैं बताऊंगी, बट ये आप करना, न्यूमेरिकल है, आते भी न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी है। जस्ट जैसे वो समझ गए तो उससे थोड़ा सा लेंथी होगा, बट करना कंसेप्चुअल है। फिर मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक अनुपात कितना है। देखो बहुत संभल के करना, बोला फिनोटाइपिक अनुपात कितना है। फिनोटाइप जो मैं आंखों से देख रही हूँ, तो फिनोटाइप कितना था मैम, हमें गोल गोल मिले थे, हरे हरे मिले थे, ऐसे मिले थे ना। तो वो कितना था, वो मैम 9:3:3:1। तो C20, राइट। क्योंकि हम जीनोटाइप नहीं बता सकते, हम किसी के अंदर घुस के देख आए क्या, नहीं मैम, हम ऐसे लंबा छोटा बता सकते हैं। वेरी गुड, तो B होगा आपका। नेक्स्ट है आधुनिक जनक। अब इसमें मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल मत कर देना। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कौन है, मॉडर्न के मतलब अभी मॉडर्न, तो वो चार्ल्स डार्विन है, T.H. मॉर्गन है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ये इंपॉर्टेंट है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पहली बार एंटीबायोटिक की खोज की थी, पहली बार एंटीबायोटिक ड्रग की खोज की थी, एंटीबायोटिक ड्रग की खोज की थी। अगर पूछा जाए कौन सी ड्रग थी, वो आपकी पेनिसिलिन थी, ठीक है, पेनिसिलिन थी। अब लोग मैम ये एंटीबायोटिक क्या काम करती है, एंटीबायोटिक का मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है मार देना, बायोटिक का मतलब होता है जितने भी तुम्हारे ये ना एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया हो जाते हैं ना, ऐसे किसी हुंड पे या कुछ टीबी वगैरह हो गए, तो एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। तो वो एलेक्जेंडर थे। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न जेनेटिक पूछा तो ये आपके T.H. मॉर्गन थे, तो बी ऑप्शन इज राइट, आपके T.H. मॉर्गन थे। एंड नेक्स्ट आपका है प्रयोग में हमें गुणकों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को ले जाने का तंत्र प्रदान करता है। वेरी इजी है, कई बार एक्सप्लेन कर दिया। कौन थे आपके विरासत में, मेंडल थे, कौन थे, मेंडल। तो सी ऑप्शन इज राइट, स्टैनले मिलर ने मतलब कैसे की थी। एंड आप मुझे
उस न्यूमेरिकल का आंसर बताना। अगर नहीं आता तो कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। बट पहले आप जो मैंने बताया 9:3:1 इसको अकॉर्डिंग करना। अगर नहीं होता तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगी। ईजी है, न्यूमेरिकल आते भी हैं जेनेटिक्स में। अब बोलोगे मैम बायो में न्यूमेरिकल आते हैं, हाँ जेनेटिक में आते हैं, ईजी आते हैं। अगेन थैंक यू सो मच। ऐसे ही स्टडी विद रितेश में बने रहिए। एंड आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगेन थैंक यू सो मच।